हमारे सी शार्प के कोड में हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं और उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हमने एक स्टेटमेंट लिखी है इंट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट, इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और मैं इसको आगे कहीं जाकर यूज करना चाहता हूँ तो ये मुझे नहीं करने देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आकर मैं लिखता हूँ रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर 1 परसेंटेज नंबर 2। अब इसे रिमाइंडर के नीचे उसने लाइन लगा दी, क्या कहते हैं, द नेम रिमाइंडर डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। अब इसको मैनेज करने का आसान तरीका है कि जहां रिमाइंडर लिखा है उससे पहले ही मैं उसको डिक्लेयर कर दूं। तो अब इसने ये एरर रिमूव कर दिया। या फिर जहां मैंने अपने सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है वहां जाकर मैं रिमाइंडर को भी डिक्लेयर कर, तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा फिर यूज होगा। और ये हम एक स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। ये हम एक स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट कहला रही है वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये स्टेटमेंट कहला रही है वेरिएबल असाइनमेंट। क्या कहला रही है? वेरिएबल असाइनमेंट। ये सारी की सारी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस असाइनमेंट की स्टेटमेंट्स हैं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक मैथ का फंक्शन कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं सम, और जो उसका जवाब आया है वो हम जाकर इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। सिमिलरली यहां पर डिफरेंस, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट है जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। फिर कोशेंट है जहां पर हम डिवीजन का अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। और फिर परसेंटेज है जहां पर हम रिमाइंडर का अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस रिमाइंडर को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं यहाँ कहता हूँ the remainder of number 1 and number 2 is equal to reminder। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये हमसे मांग रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं क्या देता हूँ 52। फर्स्ट नंबर इज 52, सेकंड नंबर इज 25। तो रिमाइंडर भी इसका 2 होगा। रिमाइंडर क्यों 2 होगा वो हमने कल करके देखा था कि जब हम 52 के ऊपर डिवाइड करेंगे 25 को, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50। 52 माइनस 50 इज इक्वल टू 2। तो वो रिमाइंडर भी इस केस में हमारे पास 2 है। अगर हम कोई बड़ी वैल्यूज लेके देखें तो फिर रिमाइंडर हमारा डिफरेंट होगा। जैसे मैं कहता हूँ 57 और 12, तो इस केस में रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 9। और क्वेश्चन क्या है, 12 4 आर 48 और 57 माइनस 48 इज इक्वल टू 9। तो 9 हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, रिमाइंडर आ रहा है कि हमने 57 को 12 पे तकसीम किया। तो तकसीम करने से क्या हुआ, हाँ 9 हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर आया। तो ये हमारे पास है। यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है। और यहाँ मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास क्या है 12, और यहाँ क्या है 57। तो 12 चौक 48 आ गया, और इस 48 को 57 से माइनस किया तो क्या आ गया 9। तो ये मेरा
क्वोशंट है और ये मेरा रिमाइंडर। गॉट इट? हमें अपने सी शार्प के नॉलेज को बेहतर करने के लिए थोड़ी सी रीडिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ रीडिंग सोर्स भी शेयर करने जा रहा हूँ। तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर लर्निंग सी शार्प इज W3 स्कूल। ठीक है, तो W3 स्कूल पर जाएंगे। एक तो ये हमें ऑनलाइन कंपाइलर भी देता है और साथ में सी शार्प की लैंग्वेज को भी हमें पढ़ा देगा साथ का साथ। तो देखते हैं क्या कह रहा है। सी शार्प इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट that runs on a .NET framework. C Sharp is used to develop web application, desktop application, mobile application, games and much more. ठीक है, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर ये हमें एग्जांपल्स देगा और हम सी शार्प इसके साथ सीखेंगे। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। सी हैश इज प्रोनाउंस्ड सी शार्प। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है .NET फ्रेमवर्क के अंदर। और सी शार्प की जो मदर लैंग्वेज है वो सी है। यानी सी फैमिली की लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस भी आती है और जावा भी आती है और तीसरी लैंग्वेज क्या है, सी हैश। इसके सबसे पहला वर्जन जो था वो 2002 में रिलीज हुआ और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 12 है जो पिछले साल 2023 में रिलीज हुआ है। सी शार्प की मदद से हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब सर्विसेज बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी जो कि इस वक्त हॉटेस्ट डोमेन है उसकी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं और बहुत कुछ बना सकते हैं। तो इस वक्त दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। यहाँ W3 स्कूल पर आपको बहुत लंबी लिस्ट नजर आ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा फीचर्स वाली कोई और लैंग्वेज आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो सी शार्प क्या है वो, सी शार्प क्या है, ये हमारी मल्टीपल फीचर्स है इसके। आगे आता है आईडीई। आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हम ये जो विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, ये विजुअल स्टूडियो जो है ये हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसने भी कहा है कि हम विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी यूज करेंगे जिसको फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। जो एप्लीकेशन सी शार्प में लिखी जाती हैं वो .NET फ्रेमवर्क की होती हैं और हम विजुअल स्टूडियो को यूज करते हैं उसको रन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और विजुअल स्टूडियो को, .NET फ्रेमवर्क को और सी शार्प को सबको बनाने वाली कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है। ये विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने का तरीका बताया, लॉन्च का बटन, न्यू प्रोजेक्ट, हम इसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं। और फिर हमारे पास ऑल लैंग्वेजेस में ब्लैंक सॉल्यूशन हम क्रिएट कर सकते हैं। हम कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि हमने बना के देखी है और फिर हम उस एप्लीकेशन का नाम रखेंगे और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन को हम चला देंगे और ये हमारे पास एप्लीकेशन चल गई। ओके, तो इसने यहाँ पर स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है। स्टैटिक वॉइड मेन लिखना जो है ये पुराना फैशन था। अब जो लेटेस्ट फैशन है उसमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन हम लिख सकते हैं और हमारा प्रोग्राम चल जाता है। हम प्रोजेक्ट को डीबग कर सकते हैं। डीबग बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ है, मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम यहाँ आके रुक जाएगा। यहाँ का प्रोग्राम रुक गया।
अब ये रुक गया है तो इसको लाइन बाय लाइन में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये अगली लाइन पे चला गया, फिर मैंने चलाया तो ये मुझे यहाँ कह रहा है नंबर एंटर करो, मैंने कहा 57। 57 रन करने के बाद फिर आ गया, फिर मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ। कोई मिस्टेक ना हो सके। हाँ, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको हम कैच कर सकते हैं। साथ साथ हमारा सारा काम ठीक है। हाँ, तो हम इसको आगे कर रहे हैं तो यहाँ पर ही हमें ठीक हो गया। अब हम आगे जाते हैं और हम इसको और ये सारा रिजल्ट इसने हमें यहाँ पर दिखा दिया। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीबगिंग। क्या कहते हैं? ये यहाँ पर क्लिक करेंगे ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, फिर क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगा। तो अगर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है और हमने रन किया तो प्रोग्राम यहाँ पे रुकेगा। अगर हम इसको खत्म करके स्ट्रेट अवे रन करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम हमारा चल जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हमने प्रोग्राम चलाना है या उसको लाइन बाय लाइन। इस मेथड को हम डीबगिंग कहते हैं। ओके, W3 स्कूल पर C# लर्न करने का आसान तरीका क्या है? ट्राइड योर सेल्फ का बटन दबाओ और कोड यहीं रन हो जाएगा। ट्राइड योर सेल्फ यहाँ आ गया और मैं यहाँ कहता हूँ हेलो ब्रदर्स, वेलकम टू रन का बटन दबाया, ये यहीं पर ही मेरे पास एग्जीक्यूट कर रहा है, मुझे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अजान हो जाए फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ आ गया सिंटैक्स। यहाँ सिंटैक्स में ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है, इसका मतलब है स्क्रीन पे जाकर मैसेज दिखा दो, जो कुछ इसके अंदर होगा वो स्क्रीन पर हमें नजर आएगा। बाकी ये यूजिंग सिस्टम, ये जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट C# ने खत्म कर दिए, तो इनकी अब हमें जरूरत। आउटपुट, ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ये आउटपुट स्टेटमेंट है। आउटपुट स्टेटमेंट वो है जो हमारे यूजर्स को मैसेजेस देती है स्क्रीन पर जाकर। इस मैसेज की वजह से हमारे प्रोग्राम में यूजर को कैसे पता चला कि उसने वैल्यू एंटर करनी है, इस आउटपुट स्टेटमेंट की वजह से। एंटर द फर्स्ट नंबर, तो ये वो मैसेज है जो हमें बता रहा है कि हमने कुछ करना है। फिर उसने फौरन कहा सेकंड नंबर, फिर उसने हमें रिजल्ट्स दिखाए आउटपुट स्टेटमेंट्स के। जिस तरह से कंसोल डॉट राइट लाइन है उसी तरह से कंसोल डॉट राइट भी होता है। कंसोल डॉट राइट भी होता है। अब राइट और राइट लाइन में क्या फर्क है? जब राइट लाइन होता है तो वो कर्सर नीचे दूसरी लाइन पर ले जाता है, और जब राइट होता है तो कर्सर उसी लाइन पर। 57 12, लेकिन जब हमने राइट लाइन लिखा था तो ये क्या कर रहा था, ये कर्सर को अगली लाइन में लेके जा रहा था। तो आप गौर से देखें, एंटर द फर्स्ट नंबर, कर्सर उसी लाइन पर नहीं है बल्कि नीचे वाली लाइन पर है। तो राइट और राइट लाइन में ये फर्क है। ओके, अब राइट भी हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है और राइट लाइन भी हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है। अब ये 3-4 मैसेजेस लिखे हैं जो कि स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं, हम भी ये सारे का सारा राइट लाइन के अंदर डायरेक्ट ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था और ये जो इतने सारे हमने वेरिएबल लिए थे, इन सारे वेरिएबल्स को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का क्या मतलब है? ये रन नहीं होंगे, ये क्या होंगे? रन नहीं होंगे। और यहाँ सम की जगह मैं क्या लिख देता हूं? डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख देता हूं। और यहाँ डिफरेंस की जगह मैं डायरेक्ट
क्या लिख देता हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख देता हूं। तो लेकिन यहाँ हमें क्योंकि कॉनकैटिनेशन भी करनी है तो हमें यह अरिथमेटिक ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. तो सिमिलरली हम प्रोडक्ट की जगह भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख सकते हैं, यहां मैं स्टैटिक लिख देता हूं और यहां पर मैं डिवाइड लिख सकता हूं और यहां पर मैं परसेंटेज लिख सकता हूं। तो ये जो ग्रीन हो गए, ग्रीन का मतलब क्या है कि ये कमेंट हो गए, और जब ये कमेंट हो गए तो कमेंट होने का मतलब ये है कि कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा, ये रन नहीं होंगे। जैसे यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूं और इसको हम रन करते हैं तो ये मुझे कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर 57, सेकंड नंबर 12। तो यहाँ आके रुका। बिल्कुल सर. अब मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ तो ये डायरेक्ट इस लाइन पर गया है। ये जो कमेंट्स थे इसने इनको इग्नोर कर दिया है कि इसको कंपाइलर कंपाइल नहीं. नहीं करता है। ओके, Yes, sir. और अब हम इसको रन करते हैं तो रन करके ये हमें वैसे ही रिजल्ट दिखा रहा है जैसे वो हमें पहले दिखा रहा था। अब हमारे जो ऑपरेशन है वो डायरेक्टली आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर हो रहा था। गॉट इट? Yes, sir. अब राइट मेथड उसी लाइन पर हमें दिखाता है। राइट को देखो, हेलो वर्ल्ड और आई विल प्रिंट ऑन द सेम लाइन। तो हेलो वर्ल्ड के बाद आई विल प्रिंट नेक्स्ट लाइन पर नहीं गया, उसी लाइन पर रहा क्योंकि यहाँ पर Right line ही है. हाँ राइट था। लेकिन अगर मैं इस वाली को राइट लाइन कर देता हूँ और मैं रन करता हूं तो फिर ये क्या करेगा, नीचे आता है. हाँ अब ये नीचे आ जाएगा क्योंकि हेलो वर्ल्ड के बाद राइट लाइन हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके आगे जाकर कंसोल डॉट राइट लाइन फिर भी लिखता हूं, व्हाट, अगर मैं ये लिखता हूं तो ये क्या करेगा, व्हाट को सेम लाइन के बाद लिखेगा क्योंकि ये राइट स्टेटमेंट थी। ये क्या थी, Right side. राइट। लेकिन अगर मैं इसको भी राइट लाइन कर दूं और रन करूं तो फिर तीनों नई लाइन के ऊपर स्टेटमेंट्स हमारी प्रिंट होंगी। ओके, Yes. आगे चलते हैं। कमेंट्स, सी शार्प कमेंट्स क्या हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये डबल स्लैश लगाएं तो हमारा कमेंट बन जाता है। ये डबल स्लैश लगाया, ये क्या बन गया, कमेंट बन गया। और कमेंट को हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देता है। कमेंट हम सेम लाइन पर भी लिख सकते हैं कि राइट लाइन के आगे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट भी हम लिख सकते हैं, बैक स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक बैक स्लैश। यानी मैं यहां जाता हूं और मैं इसको कंट्रोल के यू दबाता हूं, ये अनकमेंट कर देगा, और कंट्रोल के सी दबाता हूं तो ये कमेंट कर देगा। अब मैं कंट्रोल के अनकमेंट करता हूं और यहां जाकर मैं स्टैरिक लगाता हूं तो इसने सारे को क्या किया, कमेंट कर दिया। अब ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट है कि हमें हर लाइन के आगे डबल स्लैश नहीं लगाना पड़ा, बैक स्लैश स्टैरिक से शुरू किया, यहाँ खत्म किया, ये सारे के सारी कमेंट हो गई। इसको भी कंपाइलर इग्नोर कर देगा। तो हम चला के देखते हैं। 57, 12 और ये यहाँ आया। मैं आगे जाता हूँ तो ये हमारे पास कमेंट्स को इग्नोर करके F10 से भी हम आगे जा सकते हैं। तो F10 में दोबारा हूँ, ये ऑटोमेटिकली आगे जाता जा रहा है और प्रिंट करता है। ओके, Yes. ठीक है। कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको भेजूंगा यहाँ तक। ओके, तो आप उसको कीजिएगा, असाइनमेंट मुझे भेजिएगा और इसकी रीडिंग करें। कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं सर, आगे करते हैं. अच्छा फिर आप थोड़ा सा वेट करें, मैं असर की नमाज पढ़ाऊं फिर हम पढ़ लें। कैसे सर आप कंफर्टेबल है? कटे चलते हैं ना, नमाज पढ़ा आ जाओ। आज सारे नमाज पढ़ा शेयर कर दो मेरी शर्ट, तो ये कार्टून बना रहा है. 5 बजे। पीछे वाली
पीछे वाले की ऐसे पीछे नहीं बना हुआ ना, अगर पीछे बना होता तो फिर पीछे वाले की ना होती। चलो ना पढ़ने से तो बेहतर ही है यहाँ से। हाँ, नमाज पढ़ना बेहतर है। काम दिखा दो एक मिनट काम से। आप इसकी एक वीडियो बनाएं और मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है? सारी रिकॉर्डिंग करें वीडियो की और मुझे
तो बाइक में मेरा दूसरा लड़का था 30 साल से हो गया जब मुझसे बात होगी मेरी उनका कॉल है आ जाओ बेटा। मैं कमेंट सर साहब मैं यहाँ बाहर ही नहीं आपका सिंपल वो पूछ रहा है कि यहाँ पर हमने सिंगल लाइन कमेंट देना तो क्या करेंगे, डबल स्लैश। और अगर मल्टी लाइन कमेंट देना तो क्या करेंगे, बैक स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक बैक स्लैश। सबमिट आंसर, सबमिट आंसर करेक्ट। आंसर क्या है हमारा, स्ट्रेट आगे पीछे विषय तो नहीं होता इसका होता है इसमें, ये ऐसे ही होगा, स्टार्ट में पहले स्लैश और स्टैटिक और एंड पे पहले स्टैटिक और फिर स्लैश। अब आगे वेरिएबल्स। Variables are containers for storing data values. In C Sharp, there are different types of variables defined with different keywords. For example, int stores the integers, whole numbers, without decimals. Yani 123 to minus 123 is stored in int. Then double, it is a floating point, और ये माइनस और प्लस दोनों फ्लोटिंग पॉइंट्स को स्टोर कर सकता है। फिर करेक्टर CHAR 4, ये सिंगल ए या सिंगल अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फिर है स्ट्रिंग, स्टोर्स टेक्स्ट जस्ट सच एज हेलो वर्ल्ड, और बूल स्टोर्स द टू स्टेट्स ट्रू और फॉल्स। अब डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग वेरिएबल क्या है, टाइप, वेरिएबल नेम और फिर इज इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पर स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जॉन, कंसोल डॉट राइट लाइन नेम, नेम में क्या है जॉन, तो ये क्या लिख देगा जॉन। तो हम यहाँ कह देते हैं असमैन। ओके, रन करते हैं तो ये इसको क्या करेगा, रन कर। अगर मैं यहाँ कहता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 20 और फिर मैं जाके क्या कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एज, अब ये क्या करेगा, स्नैन के नीचे उसकी एज भी राइट कर देगा। राइट लाइन हटा देंगे तो फिर नेम के साथ ये जाते हैं। हाँ, अगर ये इसकी नेम वाले की हम लाइन हटा देते हैं और इसको रन करते हैं तो ये फिर स्नैन 20 दिखा देगा। ओके, तो ये क्या है, दो तरह के वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर हुए, स्ट्रिंग टाइप के और इंटीजर टाइप के। आगे है इंट नाम 15, console dot write line my name. You can also declare a variable without assigning the value and assign the value later. हम वेरिएबल डिक्लेयर पहले कर लें और असाइनमेंट बाद में कर लें, जैसा कि हमने अपने इस प्रोग्राम में करके देखा था कि डिक्लेयर उसको पहले कर लिया और असाइनमेंट उसके अंदर बाद में की थी। तो यहाँ पर हम असाइनमेंट में वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ 15 दिया, बाद में 20 किया, वो उसको चेंज कर देगा। और डाटा टाइप्स क्या हैं, डबल है, कैरेक्टर है, बूलियन है, स्ट्रिंग है। ठीक है, कैरेक्टर हम क्यों लेते हैं जब स्ट्रिंग हमारे पास होता है? हाँ, जब सिंगल कैरेक्टर देखना है, जब क्या देखना है, सिंगल कैरेक्टर देखना है, इसकी कई जगह पे जरूरत पड़ती है, इसकी कई जगह पे जरूरत पड़ती है, हमें स्ट्रिंग लेना पड़ता है। जैसे जेंडर है मेल फीमेल, तो हम F और M ले लेते हैं। ट्रू फॉल्स है, हम T और Y ले लेते हैं। यस नो है, हम Y और N ले लेते हैं। फिर आ जाता है कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है, वेरिएबल में वैल्यू डाली, बाद में वो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं।
कांस्टेंट में जो वैल्यू एक दफा डाली उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, कांस्टेंट इन नंबर इज इक्वल टू 15। तो इसको अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, अगर मैं ये कांस्टेंट का कीवर्ड हटा के रन करता हूं तो फिर ये मुझे एरर नहीं देगा। 20 उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसके साथ कांस्टेंट का कीवर्ड लगा दूं तो इसका मतलब है ये 15 चेंज नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट जो है ये एरर दे, ये अलाउड नहीं है कांस्टेंट में चेंज। अब अगर हम इसको कमेंट कर दें और फिर इसको रन करें तो फिर ये हमें कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि एक ही कांस्टेंट डिफाइन किया था, उसको चेंज नहीं किया और उसको जाकर प्रिंट कर दिया। ओके, C# डिस्प्ले वेरिएबल्स। अब डिस्प्ले वेरिएबल्स में राइट लाइन है हेलो नेम जॉन, हेलो जॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, हेलो जॉन। या एग्जांपल है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉन डू, फुल नेम फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ओके, Yes, sir. तो यहाँ अगर हम इसको रन, ये कॉनकैटिनेशन हो रही है, क्या हो रही है, जो हमने अपने प्रोग्राम में कॉनकैटिनेशन करके, ठीक हो गया। आगे न्यूमेरिक x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 6, राइट लाइन x प्लस वाई, तो ये क्या करेगा 11 हमें दिखा देगा। इसने दोनों को क्या किया, सम कर दिया। मल्टीपल वेरिएबल्स, एक ही लाइन में डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए। यहाँ पर कंट्रोल के यू दबाया, उसने अनकमेंट कर दिया। क्या कर दिया, अनकमेंट। अब अगर मैं इसको कंट्रोल के सी दबाता हूं तो ये इसको कमेंट कर देगा। कमेंट हमेशा सिंगल लाइन ही करेगा, मल्टी लाइन कमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होता। जब तक हम स्टेरिक नहीं लगाएंगे। हाँ, स्टेरिक लगाकर वो हमें खुद एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट की नहीं है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 50 लिखा, तो तीनों के अंदर क्या आ गया 50। x प्लस वाई प्लस जी, तो ये x y इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 50। 50 z में गया, फिर x में गया, फिर y में गया। ओके, Yes, sir. अगर enter the value कहते हैं तो automatically हाँ ये भी हम कर सकते हैं। यानी यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ जाकर हम नंबर 1 नंबर 2 और मैं यहाँ एक और नंबर ले लेता हूँ और इसमें कहता हूँ नंबर 3। ओके, yes, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 2 इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट इंटीजर डॉट। ठीक है, और यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर 2 प्लस एंड नंबर 3 एज, और यहाँ क्या होगा नंबर। अब अगर हम इसको रन करते हैं फिफ्टी टू 12, नंबर 3 में भी 12, नंबर 2 में भी 12। कैसे आया, क्योंकि वो equal क्या है? हाँ असाइनमेंट किया था तो उसने नंबर 2 वाली वैल्यू नंबर 3 में जाकर स्टोर कर। आगे है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है, ये भी वेरिएबल्स होते हैं लेकिन इनके नाम यूनिक होते हैं। जैसे इंट मिनट्स पर आवर, अब वेरिएबल एक्स वाई जी ए बी सी डी एफ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वेरिएबल जो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। Identifiers can be short names like x or y or more descriptive name like sum, total, volume.
It is recommended to use the descriptive name in order to create the understandable and maintainable code. तो यहाँ अगर आप देखें तो नंबर 1 नंबर 2 तो ठीक है, लेकिन सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोटेशन, रिमाइंडर, ये मीनिंगफुल नेम्स हैं, अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, ये आइडेंटिफायर्स हैं। तो आइडेंटिफायर वेरिएबल्स ही होते हैं लेकिन डिस्क्रिप्टिव नेम के साथ। ऑटोमेटिकली स्टोर ऑलरेडी करेक्ट होता है सर। नहीं, ये वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन वेरिएबल को ऐसा नाम दे, जैसे कल मैंने आपको कहा था हमें अच्छे नाम देने हैं। जब वेरिएबल का अच्छा नाम रखेंगे तो वो आइडेंटिफायर हो जाएगा, ताकि कोई भी, हम तो सारी जिंदगी एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे ना, और एक जरूरी नहीं है हर दफा हम उस प्रोजेक्ट को चेंज कर रहे हो जो हमने बनाया है। हमने क्लाइंट से कम्युनिकेशन की यूएस के अंदर, वो हमें कहता है कि आपने फुला कोड को चेंज करके दे दें, वो कोड किसी इंडियन डेवलपर ने लिखा था, अब हम उसको चेंज करने जा रहे हैं, तो उसमें वो आइडेंटिफायर अगर उसने वेल डिफाइंड किया हुआ, हमें कोड फौरन समझ आ जाएगा कि इस आइडेंटिफायर का मकसद क्या है। गॉट इट? यस। आगे है डाटा टाइप्स। तो सी शार्प में इंटीजर डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप, चार डाटा टाइप, बूलियन डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप। फिर आगे है नंबर्स। नंबर्स क्या है, वो दो ग्रुप्स में है, इंटीजर टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। इंटीजर टाइप क्या है, इंट, ये इसकी वैल्यू रेंज है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये एग्जांपल हमने लिखा, लॉन्ग है, लॉन्ग की ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। इंटीजर 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट्स लेता है जी। तो यहाँ पर लॉन्ग है, लॉन्ग के बाद हम एल लगा देते हैं, उससे ये पता लगता है कि ये लॉन्ग है। गॉट इट? फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल, फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, डबल 8 बाइट्स लेता है। फ्लोट के साथ हम क्या लगा देते हैं, एफ लगा देते हैं, उससे पता लगता है कि ये फ्लोट नंबर है, और डबल के बाद डी लगा देते हैं, उससे पता लगता है कि ये डबल नंबर है। तो बड़ा नंबर होगा तो डी लगा देंगे ताकि वो उसको डबल में स्टोर करे। साइंटिफिक नंबर्स यानी ई रेज टू पावर, एक्सपोनेंशियल 35 ई रेज टू पावर 3 यानी 10 रेज टू पावर 3, तो ये कितना बनेगा, 3500 बनेगा। तो ये 35,000 बनेगा, ये साइंटिफिक फॉर्मेट में हमने लिख दिया। एक्सपोनेंशियल 3 का क्या मतलब है कि 35 ज़रब 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 क्या होगी, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दुनी 10, 10 को जरब दे 100, फिर 10 से जरब दे 1000, तो उसको 35 से जरब दे तो 35,000 बनेगा। इसी तरह 12 एक्सपोनेंशियल क्या दिया है, 4, तो ये क्या बन गया, 1,20,000। क्यों? क्योंकि 12 के बाद 4 जीरो लग रहे। ओके, आगे है बुलियन। बुलियन में क्या जाता है, ट्रू जाता है या फॉल्स जाता है। तो हम इसको राइट लाइन करते हैं, इज सी शार्प फन ट्रू, इज फिश टेस्टी फॉल्स। तो अब यहाँ राइट लाइन में क्या लिखा है हमने, बुलियन वेरिएबल लिखा है, उसने उसको एज इट इज जाकर प्रिंट कर दिया। तो बुलियन को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ इस कोड में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ जाकर क्या कहता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बुलियन टाइप का, और उसका नाम मैं क्या रखता हूँ, का नाम रखता हूँ आर यू डेवलपर इक्वल टू फॉल्स। ओके, और यहाँ हम क्या कह देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, और यहाँ मैं क्या देता हूँ, आर यू आर डेवलपर, ठीक हो गया। और फिर प्लस में मैं क्या क्या देता हूँ, आर यू आर डेवलपर। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। 7, 12 और यहाँ आर यू आर डेवलपर इज इक्वल टू फॉल्स। और अगर हम आर यू आर डेवलपर को क्या दे दें, ट्रू दे दें, और फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखें,
शो हो गया। ओके, सिमिलरली हम डबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लोट भी डिफाइन कर सकते हैं। कहता हूं डबल माय सैलरी इज इक्वल टू 45 E6 और आगे मैं डी लगा देता हूं और मैं यहां क्या कहता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन माय सैलरी इज माय सैलरी। ओके, इसको रन करके देखते हैं। इसने क्या लिखा 45 लाख सैलरी। क्यों 6 जीरो लगा दी उसने 45 के बाद। ई एक्सपोनेंशियल यानी 10 रेज़ टू पावर आगे 6। गॉट इट? अच्छा, एक और यहाँ मजेदार चीज है, मैं यहाँ लिखता हूं ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूं डॉट फॉर्मेट। ओके, और यहाँ प्लस की जगह मैं लिख देता हूँ कॉमा, और फिर मैं इस फॉर्मेट वाली स्ट्रिंग को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। इसने सैलरी के आगे वैसे का वैसे ही लिखा है, लेकिन प्लस नहीं लगाना पड़ा। प्लस नहीं लगाना। हाँ, ये अभी हमने नई चीज सीखी है कि स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट प्लस के बगैर भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ लिख दूं ये सारा कुछ हटा दूं और मैं यहाँ लिख दूं 0, कंट्रोल जी, ठीक है, और ये जो प्लस है ना ये सारा कुछ मैं हटा देता हूँ और यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ 0, ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ ये भी हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1। नहीं, और यहाँ जाकर मैं इसको भी हटा देता हूँ और इसकी जगह लिखता हूँ 2। ठीक हो गया? अब सम ऑफ 0 एंड 1 इज इक्वल टू 2। यहां मैं लगा देता हूं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। अब ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में क्या होगा, उसी तरतीब से वैल्यू दे देंगे। 0 की जगह मैं चाहता हूं नंबर 1 आ जाए तो नंबर 1, 1 की जगह मैं चाहता हूं नंबर 2 आ जाए तो नंबर 2 आ जाएगा, और 2 की जगह मैं चाहता हूं सम आ जाए तो सम आ जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। जीरो की वैल्यू नंबर 1 पे जाएगी, हाँ, तो यहाँ मैंने कहा 52 12, तो इसने क्या कहा द सम ऑफ 52 एंड 12 इज इक्वल टू 64। लेकिन कोड हमारा बड़ा खूबसूरत हो गया है। कोड क्या हो गया, बड़ा और आसान हो गया, बहुत सारी प्लस से नहीं लगानी पड़ रही। ठीक है, तो अब हम ये वाली लाइनें कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, और फिर यहाँ हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया? अब फिर यहाँ ये कर देते हैं और सम की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंस। ओके, और यहाँ हम क्या कह देते हैं,
और यहाँ हम ओके Yes. और यहाँ हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस की जगह ओके। Yes. क्वेश्चन में भी हम सेम काम कर सकते हैं। ठीक है, Yes. कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, और यहाँ प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम ठीक है, Yes. और यहाँ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट हम कॉपी करके यहाँ पे और यहाँ क्वेश्चन की जगह टोमेटो। तो वो जो कोड हमने इतने ज्यादा प्लसों के साथ लगाया था वो हमारा लिखना आसान हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं। Sir, अब हमें रीड टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, रीड लाइन की जरूरत तो रहेगी। नहीं, रीड लाइन का काम और है, उसका काम है यूजर से वैल्यू लेना। ठीक सर। ये राइट लाइन का मतलब है यूजर को वैल्यू दिखाना, ये आउटपुट स्टेटमेंट है, तो उसका काम और है और इसका काम 57 12 एज इट इज इसने मुझे क्या कर दिया है, रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर। काफी ओके। मैं रिकॉर्डिंग आप जैसे